प्यारे बच्चों, जय हिंद। सभी को नमस्कार। और आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, घर पर मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। भाई आप तो हमें दिखाई नहीं देते और आपको वीडियो में मैं दिखाई दे रहा हूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिलहाल घर पर हैं और कुल मिलाकर के अध्यापक आपके पास नहीं है। इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई अध्यापक हमारे पास नहीं, हमें कोई देख नहीं रहा। तो ऐसा ना सोचें प्यारे बच्चों, आप पढ़ें मन लगा करके घर पर। यदि आपको अपना भविष्य बनाना है, संवारना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपके स्कूल कॉलेज बंद है, आपको घर पर ही रह करके मन लगा करके पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। जैसे कि मैंने एकलव्य का उदाहरण दिया था। एक दिन वो कक्षा 12th में है कि एकलव्य जो थे उन्होंने तो जंगलों में रह करके बिना गुरु के केवल गुरु द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी प्रतिमा से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या में सफलता हासिल की थी, माहिरता हासिल की थी। तो आपको तो वीडियो के माध्यम से हम दिखाई दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप अभी से मेहनत करें, पढ़ें। जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसे तुरंत घर पर याद करें, उसे रिवीजन करें। तो आप कक्षा 11वीं आर्ट के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। और मैंने पहला दूसरा जो चैप्टर था आपका, पहला पार्ट था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम और दूसरा पार्ट था राइटिंग आर्ट एंड स्टिल लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। ये दोनों चैप्टर मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिए थे, पार्ट वाइज भाग बना करके। अब हम आपका इतिहास का तीसरा पार्ट आज कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते हैं। इस पाठ में हम रोमन साम्राज्य की बात करेंगे और रोमन साम्राज्य जो था वो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। और वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं भाई, जिनमें ये साम्राज्य फैला हुआ था? तो इसको आप नोट करें। मैंने पहले कह दिया था एक दिन आपसे कि भाई जब भी आप मेरा लेसन या लेक्चर सुने तो आप नोटबुक और पेन हाथ में जरूर रखें और जो भी इंपॉर्टेंट बात आए, कोई डेट आए, कोई नाम आए तो आप उसे तुरंत लिख लें। तो मैं कह रहा था कि वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो एक तो यूरोप। देखिए भाई, हमारे 7 महाद्वीप हैं। पूरा विश्व जो है कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? 7 महाद्वीप हैं। और ये सातों के सातों महाद्वीप आपको याद करने की जरूरत है, याद रखने हैं। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं। और इनमें 3 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें ये रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक तो यूरोप, पूरे यूरोप में फैला हुआ था, और एक पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य में वैसे तो अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन लातीनी और ग्रीक, लैटिन और यूनानी 2 भाषाएं ऐसी थी जो प्रसिद्ध थी। और प्रशासनिक जो काम थे वो ज्यादातर लैटिन और ग्रीक भाषा में ही किए जाते थे। तो ये दोनों भाषाएं ध्यान रखना। जो मेन भाषाएं थी कौन सी? लातीनी और ग्रीक, यूनानी भाषा जिनको बोलते हैं। तो इन भाषाओं में प्रशासनिक कार्य ज्यादा से ज्यादा किया जाता था। अब जो एक बात यह है कि भाई रोम साम्राज्य जो था उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत
जिनको पढ़ करके हमें रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो रोम साम्राज्य की जानकारी के जो मेन सोर्सेज हैं वो ये है कि नंबर 1 टेक्स्ट यानी कि पाठ्य पुस्तक है। भाई उस समय लेखक होते थे, पुस्तकें लिखते थे, उन पुस्तकों को पढ़ करके हम रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ये भवन स्मारक वगैरह होते थे, सिक्के होते थे, इनको सिक्के भवन प्राचीन खंडर जो होते थे तो इन्हें देख करके और जो एक पेपिराइस होता था, पत्ते पर लेख लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। जो नील नदी है मिस्र के अंदर, तो नील नदी के आसपास बहुत पेपायरस के पेड़ पाए जाते थे जिन पर जो है सुंदर सुंदर लेख लिखे जाते थे। तो इस तरह इन चीजों को देख करके, किताबों को पढ़ करके, पाठ्य पुस्तकों को, प्राचीन खंडर भवनों को, स्मारकों को देख करके हम रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मालूम कर सकते हैं। तो अब हम मेनली रोम साम्राज्य के जो आपके हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की बात करेंगे कि भाई देखो मेनली रोम साम्राज्य के समाज, रोम साम्राज्य का समाज कैसा था, उसके बाद आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले लेंगे हम सोशल लाइफ के बारे में, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो प्यारे बच्चों, रोम साम्राज्य का सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था और समाज में एकल परिवार प्रचलन था जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे हुआ करते थे। तो सामाजिक जीवन में भी कई पॉइंट आएंगे छोटे छोटे। आप सामाजिक जीवन में लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए सोशल लाइफ में 3 श्रेणियां 3 क्लासेस। रोम साम्राज्य जो था वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। रोम साम्राज्य का समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी भाई? एक तो जिसको हम उच्च वर्ग बोलते हैं, एक मध्यम वर्ग और एक लोएस्ट क्लासेज होती थी, निम्नतर वर्ग जो होता था। तो उच्च वर्ग में अभिशाप जो वो ये जो लोग हैं आपके तीसरे, जो पहला जो वर्ग है आपका अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेसी जिसको बोलते हैं। अभिजात वर्ग में बड़े अमीर लोग आते थे, बड़े बड़े जागीरदार, राजा के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और अमीर लोग यानी कि इस अभिजात वर्ग में आते थे जो बड़े बड़े महलों में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। इनमें सेनेटर, नाइट सम्मिलित थे। तो इस तरह से ये जो पहला वर्ग है अभिजात वर्ग, ये खुशहाल था और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था। अब आ जाइए दूसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं, और इसमें मिडिल क्लास, इसमें सेना के अधिकारी या जो सरकारी नौकर जो थे, सेना के अधिकारी, नौकरशाही या जो शिक्षक वर्ग थे वो इसमें सम्मिलित थे। निम्नतर श्रेणी जो होती थी, लोएस्ट जो क्लास होती थी, उसमें केवल ये जो मध्यम वर्ग है ये भी अपना जो जीवन है उनका जीवन खुशहाल था। वो न तो ज्यादा अमीर थे न ज्यादा गरीब थे, इनकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के ठीक थी। लेकिन जो लोएस्ट क्लासेस था, जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग में मजदूर और दास हुआ करते थे या गरीब किसान हुआ करते थे, मजदूर और दास। तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और विशेषकर दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी रोम साम्राज्य में। अब आ जाइए, ये तो हो गया आपका 3 ये जो वर्ग हैं, यानी कि जो रोम साम्राज्य था या रोम साम्राज्य का जो समाज था 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। अब आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट लिखिए परिवार। देखिए पहले पॉइंट में लिखा आपने 3 श्रेणियां, 3 क्लासेस, और सेकंड पॉइंट में लिखिए परिवार। तो परिवार भाई रोम साम्राज्य का जो परिवार था वो एकल परिवार था, उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहा करते थे। हालांकि परिवार का मुखिया पुरुष हुआ करता था जो सबसे ज्यादा उम्र का होता था, सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। बच्चों के शादी ब्याह करना वो उसकी आज्ञा के अनुसार हुआ करते थे। तो इस तरह से परिवार जो थे एकल परिवार सिस्टम था।
आगे लिखिए जो तीसरा पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, स्त्रियों की स्थिति। रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक सभी कामों में बराबर का हिस्सा लेती थी और कोई भी धार्मिक कार्य बिना स्त्री के पूरा नहीं होता था। और जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो शिक्षा भी प्राप्त करती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। 16 से 23 वर्ष के बीच में जो लड़कियां हुआ करती थी उनका विवाह कर दिया जाता था और जो लड़कियां होती थी, लड़की का विवाह करना उसके पिता की जिम्मेदारी हुआ करती थी, पिता की या भाई की। आगे लिखिए शिक्षा, एजुकेशन। रोमन साम्राज्य में हालांकि शिक्षा का ज्यादा प्रचार नहीं था, केवल मतलब बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। पुरुषों में साक्षरता दर 20% थी तो महिलाओं में साक्षरता दर 10% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का माहौल और भी ज्यादा खराब था। शहरों में तो स्त्रियां लड़कियों को पढ़ाया जाता था और गांवों में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन जो एक विद्वान हुए हैं जस्टिनियन और ये आपके जो अधिकांश जो शासक हैं उन्होंने जो रोम के जो शासक हुए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था। ऑगस्टस ने भी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, यानी कि प्रशंसनीय। जैसे कि ऑगस्टस जो शासक थे उन्होंने स्कूल कॉलेजों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, लोगों की शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ताकि लोग पढ़ें लिखें और आगे चल करके उनके देश का नाम हो या जो हमारे समाज की जो स्थिति है वो ठीक प्रकार से बने। आगे लिखिए मनोरंजन। भाई रोमन साम्राज्य में मनोरंजन भी हुआ करता था, लोग मनोरंजन के भी शौकीन थे। मनोरंजन में जैसे कि आप भाई दास हुआ करते थे, अमीर लोग जो है तो आपस में दासों को लड़ाया करते थे। और एक और बात थी, क्योंकि दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, आगे बताएंगे हम रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी। तो एक दास दूसरे दास से लड़ता था, युद्ध होता था या दासों के बीच में, और जो दास हार जाता था तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। आपस में पशुओं को लड़ाना, नृत्य करना, जुआ खेलना, ये उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अब आगे इसी समाज में आ जाएगा पहनावा और आभूषण। उस समय रोमन साम्राज्य में जो लोग थे वो सूती, ऊनी और रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे और जो पुरुष होते थे वो एक लंगोटी सी पहनते थे और ऊपर शर्ट पहन लिया करते थे। और जो महिलाएं होती थी वो ओढ़नी सी एक मतलब पल्लू अपने ऊपर डाल लिया करते थे, उसको हम साड़ी कह सकते हैं या दुपट्टा कह सकते हैं। तो ये महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, हाथी दांत के उस समय ऑर्नामेंट्स आभूषण हुआ करते थे और दोनों ही स्त्री और पुरुष इसका प्रयोग किया करते थे। और जो महिलाएं हुआ करती थी वो लिपस्टिक, पाउडर वगैरह ये इन चीजों का उपयोग किया करती थी। तो ये आपके आभूषण हैं। भोजन में क्या लिखोगे भाई? भोजन रोमन साम्राज्य में दोनों तरह का भोजन किया करते थे लोग, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, क्योंकि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह पालते थे रोमन समाज के लोग। फल, चावल, गेहूं की खेती किया करते थे। मक्का, गेहूं, चावल, मक्का, गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, इन चीजों की वो खेती किया करते थे। भोजन भी वो इन्हीं चीजों का किया करते थे। मछलियां और मांस का भी वो लोग प्रयोग किया करते थे। तो यह है आपका सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की, प्यारे बच्चों। तो आर्थिक जीवन में देखिए कृषि लिख लीजिए, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय था, बहुत अच्छी कृषि होती थी। और उस समय नील नदी हुआ करती थी और एक डैन्यूब नदी है वो भी लबालब पानी से हमेशा उसमें पानी बहता रहता था, भूमि उपजाऊ थी। तो इस तरह जो राजा लोग थे, वो जो शासक लोग हुआ करते थे वो भी सिंचाई का विशेष प्रबंध करते थे, किसानों का ध्यान रखते थे। तो जो वहां की कृषि थी रोमन साम्राज्य की वो बहुत अच्छी थी। कृषि में वही गेहूं, जौ,
मक्का, जैतून, एक जैतून जिसमें तेल निकाला जाता है, जैतून का तेल, जैतून की फैक्ट्रियां थी वहां, जैतून का जो तेल है उसका एक अलग से उद्योग था और जैतून के तेल की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग थी, जिसको मटकों में एम्फोरा होते थे जो इसमें तरल पदार्थ होता था, जैतून का तेल वगैरह आयात किया जाता था। तो इस तरह से वहां बहुत अच्छा आर्थिक जीवन था लोगों का, आर्थिक खुशहाल जीवन व्यतीत किया करते थे। तीसरा, दूसरा लिखिए पशुपालन। भाई कृषि के साथ साथ रोमन समाज के लोग पशु भी पालते थे, भेड़ बकरियां वगैरह, गाय बैल भैंस घोड़े सूअर वगैरह वो लोग पाला करते थे। आगे लिखिए उद्योग। भाई रोमन साम्राज्य जो था वो उन्नति के शिखर पर था। उन्नति के शिखर पर कैसे था? क्योंकि उद्योग वहां चरम सीमा पर लगी हुई थी, इंडस्ट्रीज थी। रोमन साम्राज्य में वहां के जितने भी शासक हुए हैं सभी शासकों ने उद्योगों को आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयास किया, उद्योग लगाए, विशेष पग उठाए रोमन शासकों ने। एक वहां के जो उद्योग थे जैसे अंगूर की शराब, जैतून का तेल, ये वहां गैलिक प्रांत है, उत्तरी अफ्रीका है, मिस्र है और आपका स्पेन है, वहां पर ये कारखाने लगे हुए थे, फैक्ट्रियां लगी हुई थी। जैतून के तेल की, अंगूर की शराब बनाई जाती थी जो जिनकी विदेशों में बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी। एम्फोरा होते थे जिनमें भर करके जैतून का तेल वगैरह या शराब वगैरह भेजी जाती थी। एक वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग और आपका ये कांच उद्योग, आपका धातु उद्योग, समुद्री जहाज, तो ये उद्योग भी वहां पर फल फूल रहे थे। तो कह सकते हैं कि जब उद्योग वहां चरम लगे हुए थे, अलामत उद्योग थे, तो वहां की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर थी। आगे लिखिए व्यापार, ट्रेड। भाई रोमन साम्राज्य के लोग व्यापारी भी थे, व्यापार आंतरिक भी होता था और विदेशी व्यापार भी था। रोमन शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए, भरसक प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पग उठाए। यातायात के साधनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, बैंकिंग सिस्टम था वहां पर। रोमन साम्राज्य में कृषि और उद्योगों ने अद्वितीय प्रगति प्राप्त की थी। रोमन पुलिस और नौसेना हर समय व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लगी हुई थी। रोमन साम्राज्य का विदेशी व्यापार यूरोपीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र वगैरह में जाता था। तो वहां का हम कह सकते हैं कि जो व्यापार था वो भी चरम सीमा पर था। तो व्यापार और उद्योग जब चरम सीमा पर थे तो लोगों का आर्थिक जीवन भी वहां का खुशहाल था। आगे लिखिए श्रमिकों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग वर्कर्स, श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि जो वहां उद्योग धंधों में जो काम करते थे वो ज्यादातर श्रमिक होते थे, दास हुआ करते थे। और जो श्रम का काम करते थे वो ज्यादातर दास हुआ करते थे। दासों से 12-12, 16-16 घंटे काम लिया जाता था और उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था, ना के समान वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से, और सिक्कों का प्रचलन हो गया था। भाई सिक्के के प्रचलन से भी व्यापार फला फूला। लेकिन पहले जब सिक्के प्रचलित नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन जब नहीं हुआ था, तो सिक्कों से पहले बार्टर सिस्टम था। वस्तुओं का जो लेन देन होता था वो वस्तु के बदले वस्तु होती थी, लेन देन होता था वस्तु के बदले वस्तु, इस तरह से। लेकिन जब सिक्कों का प्रचलन हो गया, कॉइन्स आ गए, तो फिर व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। एक सिक्का था जो शुद्ध चांदी का बना हुआ था, वो उसकी ये जो उसका जो वजन था 4.5 ग्राम, ये चांदी का सिक्का होता था, शुद्ध चांदी का सिक्का होता था। और इसके जिसको हम दिनारियस कहते थे, क्या कहते थे उसको? दिनारियस। कोई पूछे कि भाई दिनारियस क्या होता था? ये शुद्ध चांदी का सिक्का होता था और इसका वजन 4.5 ग्राम। इसके बाद एक कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित एक सिक्का और चलाया था कॉन्स्टेंटाइन शासक ने अपने शासनकाल में, जिस सिक्के का नाम था सोलिडस। सिक्के का क्या नाम था? सोलिडस। और ये शुद्ध सोने का बना हुआ था। इसका वजन भी 4.5 ग्राम हुआ करता था। तो सिक्के प्रचलन में आ गए, तो इससे व्यापार में ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो ये जो आर्थिक जीवन है वो बहुत अच्छा था। अब आ जाइए धार्मिक जीवन। भाई धार्मिक जीवन में क्या कहेंगे आप? भाई धार्मिक जीवन में धर्म से संबंधित बातें बताई जाएंगी कि भाई
जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अनेक देव देवताओं की वो लोग पूजा किया करते थे, लेकिन कुछ अंधविश्वासी थे, अंधविश्वास भी वो रखते थे। ईसाई धर्म का उस समय उदय हो चुका था। तो उस समय कौन कौन से देवता थे? तो एक है जुपिटर, एक देवता का नाम है जुपिटर, जो सर्वोच्च देवता हुआ करता था। सबसे बड़ा देवता जुपिटर होता था, जो आकाश का देवता कहलाता था। सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे और वो पापियों को सजा देने का काम करता था। एक देवता है जूनो। जूनो ये वहां के लोगों की प्रमुख देवी हुआ करती थी। जूनो रोमन लोगों की प्रमुख देवी होती थी, स्त्रियों की देवी माना जाता था इसको। आगे है मिनर्वा। मिनर्वा ज्ञान की देवी माना जाता था। वो कहते थे कि भाई जो लोग मिनर्वा की पूजा करेंगे, जो लोग मिनर्वा की पूजा करते थे तो उन पर विद्या आएगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। ईसिस भी एक देवी है। और उपासना विधि क्या होती थी वहां, कैसे लोग देवी देवता की पूजा करते थे? भाई मंदिर हुआ करते थे और रोमन साम्राज्य में लोग मंदिर में जाते थे, वहां मूर्तियां स्थापित करते थे देवी देवताओं की, उन पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था, विधिवत रूप से पूजा की जाती थी। और विधिवत रूप से पूजा कौन करवाते थे? पुरोहित करवाते थे। रोमन साम्राज्य के लोगों को यह भय रहता था कि यदि हम पूजा गलत ढंग से करेंगे तो जो हमारे इष्ट देव हैं या जो हमारे देवताओं को नाराज हो जाएंगे और वो हमारा अहित कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग पुरोहितों को बुलाते थे पूजा पाठ कराने के लिए। तो उस समय सम्राट जो होते थे उनकी उपासना की जाती थी। भाई लोग सम्राटों को भी देवता मान करके उनकी पूजा की जाती थी। जैसे ऑगस्टस है, उन्होंने भी डायोक्लिशियन एक सम्राट हुए, तो वो भी इस तरह से अपनी पूजा करवाते थे। लोग उन्हें देवता मान करके उनकी पूजा करते थे, मंदिरों में भी उनकी मूर्ति रखवाया करते थे। तो ये इस तरह उनका धार्मिक जीवन बहुत अच्छा था। लोग अनेक देव देवता को पूजा करते थे और धर्म में उनकी पूरी तरह से आस्था थी। अब रही बात दासों की। भाई देखिए, दास अलग से पूजा जा सकता है। दासों की स्थिति क्या थी? दासों की स्थिति बहुत खराब थी। दासों को पशुओं की तरह खरीदा जाता था, बेचा जाता था, युद्धों में बंदी बना लिया जाता था। 16-16 घंटे, 12-14-16 घंटे उनसे काम लिया जाता था। खाने के लिए बहुत कम दिया जाता था, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। मालिक लोग जो होते उन पर घोर अत्याचार करते थे। वो जो दास होते थे अपनी मनमर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे। खेतों में काम कराया जाता था और जब खेतों में काम करते थे तो उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि कोई दास भाग न जाए। और जब रात हो जाती थी तो रात को उन्हें तहखाने में बंद कर दिया जाता था, जहां अंधेरा होता था, गंदगी होती थी। तो इस तरह से दासों के साथ बिल्कुल पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। तो ये आप तीनों स्थिति याद करना, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, और दासों की स्थिति कैसी थी। तो ये आज आप पढ़ेंगे, कुछ मेरी बात सुनेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे वीडियो के माध्यम से, कुछ आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा कैसी थी, उनका जीवन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन कैसा था और दासों की स्थिति कैसी थी, दासों का जीवन कैसा था। इसको आज आप अभी एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से क्लियर करेंगे और तब तक फिर हम कल दूसरा पार्ट लेकर के, इसी पार्ट का दूसरा भाग, दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के मैं जल्दी पेश होऊंगा। तब तक के लिए मेरी आपसे जय हिंद, बाय बाय।